चल मेरे साथ चल। नत्थू ने चिल्लाते हुए अपने जवां साल चश्मो चराग को सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया था। वो बच्चों की तरह सर झुकाए शर्मिंदगी से उसके हाथों पिट रहा था। इनायत बाई और इसकी बेटी के लिए ये मंजर इतना अजियतनाक था कि दोनों भागकर दूसरे कमरे में छुप गई थी। उन्होंने एहतियातन कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर बंद कर लिया था। इनायत बाई की जिंदगी में इस नौइयत के सदमात कभी नहीं आए थे। इसने तो सारी जिंदगी बड़े तमतराक से गुजारी थी। नत्थू खान अपने बेटे को धकेलता हुआ नीचे तक लाया था, जहां नजर मोहम्मद ने फौरी तौर पर एक टैक्सी कार का बंदोबस्त किया और वो लोग लारी अड्डे की तरफ चल दिए। हनीफ खान का नशा उतरा तो सबसे पहले उसे अपनी बेइज्जती का जानलेवा एहसास हुआ। इसका महबूबा के घर में उसकी आंखों के सामने हनीफ खान की जो दुर्गत बनी थी, उसने हनीफ को काट कर रख दिया था। अब्बा तूने अच्छा नहीं किया। बिलाखिर वो लारी अड्डे पहुंचते ही फट पड़ा और तूने बहुत अच्छा किया। वो एक कमबख्त, तुझे समझना है कि ये तो तेरी जवानी के खिलाफ खुली साजिश है। फजल शाह ने तेरे साथ दुश्मनी की है, वो तुझे मार डालना चाहता है। नत्थू की बजाय नजर मोहम्मद ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ भेजा किसने था? नजर मोहम्मद की बात का जवाब हनीफ खान ने फाड़ खाने वाले लहजे में सवाल करते हुए दिया। तुझे इससे क्या? तू चुपचाप गाँव चल, मैं देखूंगा इस मिरासी की औलाद को, इस झूठे शाह को देखूंगा मैं किस तरह जीतता है इलेक्शन। साले के मुंह पर मारता हूँ पैसे। क्या समझ रखा है इसने मुझे? सारी जिंदगी में सरहद पर बदमाशी की है। किसी को जुर्रत नहीं थी कि मेरी आंख उठा कर देखे। जाने कब मेरे दिमाग में ये फतूर समा गया जो मैंने इस मूजी के चुंगल में जा फंसा। नत्थू खान ने पछतावे का इजहार किया। हनीफ खान के गुमराह जहन ने फौरन ही उसे दूसरा रास्ता दिखा दिया। इसने समझ लिया कि ये सारी शरारत सरदारों की हो सकती है। उन्होंने फजल शाह से बदला लेने के लिए उसके बाप को फजल शाह के खिलाफ बदजन किया है ताकि नत्थू खान रियासत शाह की हिमायत से अलग किया जाए। लेकिन ये जुल्म हो गया तो ज़हरा बाई से भी उसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ज़हरा और इसकी माँ का तो रुआ रुआ फजल शाह का एहसानमंद है। उन्होंने जिंदगी में शायद पहली मरतबा उसके हुक्म से सरताबी की जुर्रत की और उसका खुमियाजा भी भुगत लिया। अब तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी करे। नजीरा भी नहीं रहा था। खुदा जाने इसके साथ क्या गुजरी और वो भी भाग गया। अगर इसका बाप रियासत शाह की हिमायत से अलग हो गया तो ऐन मुमकिन है कि फजल शाह के हुक्म या इशारे पर ज़हरा भाई भी इसे मुंह लगाना छोड़ दे। वो तो ज़हरा के बगैर मर जाएगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। उसके शैतानी जहन ने रहनुमाई की कि उसे नूरपुर फजल शाह के पास पहुंचकर उसे सारा मामला समझा देना चाहिए ताकि फजल शाह पहले से ही कुछ बंदोबस्त करके नत्थू खान को ठंडा कर ले। वो अपने बाप को जानता था, जिसने सारी जिंदगी ना तो शराब को छुआ था ना ही किसी गैर औरत की तरफ नजर भर के देखा था। इसके नजदीक ये दोनों नाकाबिले माफी जुर्म थे और अपने बेटे का ये जुर्म वो कभी माफ नहीं कर सकता था। जिन लोगों ने इस मौका वारदात पर पहुंचाया था वो यकीनन उसे ये भी समझा कर लाए होंगे कि ये सारा किया धरा फजल शाह का है। तुम लोग चलो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हनीफ खान इतना कहकर एक तरफ चल दिया। नत्थू खान उसे गालियां देता है। इस इरादे से उसकी तरफ बढ़ा था कि उसे अपने साथ ही लेकर जाए, लेकिन अचानक इसको जबरदस्त जहनी झटके से दो चार होना पड़ा। अब्बा होश कर, मैंने तेरी बहुत इज्जत रख ली। तूने तवाइफों के सामने मुझे जलील किया, मैं खामोश रहा। अब तू भी मेरी इज्जत का ख्याल कर। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। कह दिया ना कि आ जाऊंगा घर, तू चल घर। इतना कहकर वो तेजी से दूसरी तरफ मुड़ गया। नत्थू खान गुस्से से बेकाबू उसकी तरफ लपका, लेकिन नजर मोहम्मद और इसके साथी ने नत्थू खान को पकड़ लिया। नत्थू अकल कर जवान औलाद है, हाथ से निकल गया तो सारी जिंदगी हाथ मलता रह जाएगा। नजर मोहम्मद ने उससे चिल्लाते हुए कहा तो नत्थू खान को वाकई अकल आ गई। उसने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। एक बात उसे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि उसने चोरी का धंधा छोड़कर सियासत का जो कारोबार शुरू किया था, ये इसके लिए 90 का घाटा था। ये लोग इतने घटिया साबित होंगे, इसने तो कभी इसका तस्वुर भी नहीं किया था। इससे तो वो चोर ही 1000 गुना बेहतर था। थोड़ी देर बाद नत्थू खान अपने साथियों के साथ इस अज़म को लेकर अपने घर वापस जा रहा था कि आज के बाद वो कभी शाहपुर की तरफ मुंह करके पेशाब भी नहीं करेगा। फजल शाह अपने भाई रियासत शाह के साथ ही मौजूद था जब हनीफ खान वहां पहुंचा। उसकी खसूसी हैसियत और अहमियत के पेश नज़र उसे फौरन ही शाह साहिबान के सामने पेश कर दिया गया, जहां हनीफ खान ने अचानक खुद पर टूटने वाली कयामत की कहानी उनके गोश गुजार कर दी। फजल शाह के चेहरे पर तो चंद सानिये के लिए तशवीश के साइल लहराने लगे, लेकिन रियासत शाह का चेहरा बिल्कुल सपाट रहा। उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद हनीफ खान की तरफ गौर से देखते हुए शैतानी चाल चली।
हनीफ खान, तुम मर्द हो, इस इलाके में तुम्हारा एक नाम है। मर्द जिसका हाथ पकड़ ले उसे छोड़ा नहीं करते। हमें किसी तवाइफ से कुछ लेना देना नहीं, हमने उसे रिहाई सिर्फ तुम्हारे कहने पर दिलाई है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर इस औरत ने तुम पर एतमाद किया है तो तुम्हारा फर्ज है कि उसका साथ निभाओ। उसने हनीफ खान की मर्दानगी को ललकारते हुए कहा, शाह जी, मैं भी नत्थू खान का बेटा हूँ। अगर ज़हरा बाई का हाथ पकड़ा है तो मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। हम जुबान के पक्के लोग हैं। अगर मेरे बाप ने इलेक्शन में आपकी हिमायत का फैसला किया है तो उसे भर सूरत पूरा करना होगा, ख्वाह हमें इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। हनीफ खान को तैश आ गया। रियासत शाह बड़ी मक्कारी से एक एक मोहरा आगे बढ़ा रहा था। इसने जिंदगी को कभी शतरंज से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। हनीफ खान, तुम्हारा खून अभी गर्म है, तुम सरदारों को नहीं जानते। वो बड़े हरामकारियां हैं। उन्होंने ही ये सारा चक्कर चलाया है। वो जो हवालदार की औलाद उनके साथ मौजूद है ना, वो आलमदाद, वही इस शरारत की बुनियाद है। इसका दिमाग शैतान के चरखा है। सारा दिन वो शैतानी मंसूबे बुनता है और सरदारों को पेश करता रहता है, और सरदार उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये सारी साजिश उसकी तैयार की होगी। वही तुम्हारे बाप को वहाँ लेकर गया है, और किसकी ये जुर्रत हो सकती है? कोई बात नहीं हनीफ खान, तुम हमारे दोस्त हो। हम अपने यारों को कभी अकेला नहीं छोड़ा करते। हम सरदारों और आलमदाद से इस ओछी हरकत का बदला जरूर लेंगे। मुझे एहसास है कि तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई है। मर्द को अगर इसकी माशूका के सामने जलील कर दिया जाए तो वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन तुम मुतमईन रहना। फजल शाह, तुम जाओ और नत्थू खान को समझाओ कि ये सारी शरारत सरदारों की है, जिसका मकसद इसके और हमारे दरमियान इख्तलाफ पैदा करना है। वो हमारा बुजुर्ग है। अगर तुम्हें गालियां भी दे तो खबरदार उफ तक न करना। उसके सामने जुबान नहीं खोलना। और क्या नाम है उसका? ज़हरा बाई। उसे भी समझा देना कि वो हनीफ खान की इज्जत में ज़रा फर्क ना आने दे, समझ गए ना? उसने अपने भाई की तरफ मुंह फेर कर आंख दबाते हुए कहा, बिल्कुल समझ गया भाईजान, बिल्कुल समझ गया। मैं चाचे नत्थू खान के पाँव भी अगर पड़ गया तो कोई बात नहीं। वो हमारे यार का बाप है, इसकी हम हर सूरत इज्जत करेंगे। और हनीफ खान, तुम बिल्कुल मुतमईन रहना। ज़हरा बाई की तरफ से उसकी क्या मजाल के तुम्हारे सामने उफ भी कर सके। मैं उसे समझा दूंगा कि तुमने ये सारी जिल्लत इसी की खातिर बर्दाश्त की है। और यार, तू बेफिक्र हो जा, तू अब शाहपुर में ही क़याम कर। मैं 7-8 दिन के लिए तेरी माशूका को यहीं बुला लेता हूँ। किसकी हिम्मत है जो यहाँ तेरी तरफ आंख उठा कर भी देखे? और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आज रात ही ज़हरा बाई तेरे पास पहुँच जाएगी। अभी तू गाँव न जा। तू जवान आदमी है। सरदारों ने तेरे बाप को भड़काया हुआ है। वो तो चाहते हैं कि तुम दोनों आपस में टकरा जाओ ताकि वो जी भर के तमाशा देखे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हनीफ खान, हम उन्हें तमाशा देखने का मौका नहीं देंगे। फजल शाह ने अपने भाई की बात आगे बढ़ाई। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे भी आप हमेशा अपना वफादार ही पाएंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हनीफ खान ने गधों की तरह बेवकूफ़ी से गर्दन हिलाई। तुम चलो हवेली में, तुम्हारे लिए मैंने हवेली का एक अलग हिस्सा मखसूस कर दिया है। वहाँ कोई तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता है। चलो तुम। ये कहकर उसने अपने मुंशी को आवाज़ दी और उसे कुछ हिदायत देकर हनीफ खान के साथ भेज दिया। फजल शाह, आज रात नत्थू खान की आखिरी रात होनी चाहिए। उसे कल सुबह ढलने से पहले कत्ल करवा दो। कातिल का खुरा पुलवाल की तरफ जाना चाहिए। हनीफ खान पर आज शाम ही को ज़हरा बाई को मुसल्लत कर दो। उसका दिमाग सिर्फ वही सोचे जो हम चाहते हैं। उसके बाप का कत्ल सरदारों पर डाल दो। हनीफ खान को यकीन हो जाए ताकि सरदारों ने बाप और बेटे के दरमियान लड़ाई में नाकामी के बाद बाप को कत्ल करवा दिया है, ताकि उसे हमारी हिमायत की सज़ा मिल जाए। नत्थू खान के गांव में मौजूद अपने मोहरों को हरकत में लाओ। मौके के 2 गवाह तैयार करने चाहिए जिन्होंने आलमदाद और सरदार मुरीद को मौका वारदात की तरफ जाते देखा था। रियासत शाह ने हनीफ खान की रवानगी के फौरन ही बाद फजल शाह को हिदायत देते हुए अगला मिशन सौंपा। शाह जी, ऐसा ही होगा, आपके हुक्म की तामील होगी। फजल शाह ने अपने सोतेले भाई के शैतानी जहन को दिल ही दिल में हजारों मरतबा सलाम करते हुए आहिस्ता से कहा। उसकी घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराहट रेंग रही थी और आंखों में वहशत के साए लहरा रहे थे। जल्दी करो, वक्त कम है और काम ज्यादा। रियासत शाह ने कमरे से बाहर निकलने से पहले इसकी पीठ ठोंकते हुए कहा, हो गया शाह जी, हो गया। फजल शाह ने सांप की तरह सिरसिराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो अपने मोबाइल टेलीफोन पर इनायत बाई से रब्ता कर रहा था, जिस पर अभी तक गुज़श्ता रोज़ के पेदर पे वाक़यात की वजह से लर्जा तारी था। इनायत बाई को मुतमईन करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यूं भी इस नाजुक मरहले पर, जबकि बाजार में इसकी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई थी,
इनायत भाई को फजल शाह जैसे किसी मजबूत माली और जज्बाती सहारे की ज़रूरत थी। मेरा मुंशी 30,000 रुपया लेकर आ रहा है, ज़हरा को हमारे यहाँ भेज दो। तुम भी आ जाओ, ज़रा तुम्हारी हवा बदली भी हो जाएगी और ज़ख्म भी मुंतमिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ गई ना? उसने फ़ोन पर ज़हरा बाई की माँ को हिदायत देते हुए कहा। सैयद बादशाह तेरे बच्चे जिए, मौला तुझे निहाल रखे। हम गरीबों का तुम्हें कितना ख्याल है, मैं तैयार हूँ। मुंशी को गाड़ी देकर भेजना, हम दोनों ही आ रहे हैं। इनायत भाई ने चापलूसी से कहा। ये हुई ना बात, शाबाश मुंशी अभी पहुँचता है। फजल शाह ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। घनी मूंछों के नीचे इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो चली थी। अब वो एक और नंबर मिला रहा था, ये उसका खास नंबर था। बिल्ला कहाँ है? इसने सिलसिला मिलने पर पूछा। हाजिर है साईं, मौजूद है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। उसे मेरी तरफ भेजो अभी फौरन, एहतियात से, समझ गए ना? फजल शाह ने दूसरी तरफ हिदायत दी। समझ गया साईं, समझ गया, जवाब मिला। बिल्ला इश्तिहारी मुजरिम था जो दूसरे किसी सूबे की जेल से फरार होकर उसके पास पनाह लेने आया था। बिल्ले के लिए किसी इंसान का कत्ल कीड़े मकोड़े को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था। पिछले 6 माह से उसने रियासत शाह के पास पनाह ले रखी थी। अब फजल शाह ने उससे अपनी 6 माह की मेहनत और मेहमानदारी की कीमत वसूल करना था। ये उन लोगों के लिए कोई नया काम नहीं था, ना ही बिल्ले इश्तिहारी के लिए कोई मुश्किल मिशन था। करीबन 2 घंटे बाद बिल्ले इश्तिहारी को इसके खास आदमी फजल शाह के डेरे पर पहुंचा गए थे। बिल्ले के लिए ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसे दर्जनों कत्ल किए थे। वो पेशावर कातिल और इश्तिहारी मुजरिम था जिसे देखते ही गोली मार देने के अहकामात जारी हो चुके थे। इस सूबे में वो पहली मर्तबा पनाह लेने आया था। फजल शाह से उसका तारुफ जराइम के ज़ेरे ज़मीन दुनिया में हो चुका था, जिसने उसे कहा था कि मुश्किल के वक्त में वो जब भी चाहे उनके पास मदद के लिए आ सकता है। फजल शाह ने आज से 3 साल पहले उसे कहा था कि उसकी हवेली के दरवाजे बिल्ले के लिए खुले हैं, लेकिन उन खुले दरवाजों के आगे क्या था, उसका एहसास उसे न हो सका। उसने नत्थू खान को कत्ल करने की हामी भी अपने मोहसिन का हक़ नमक अदा करने के लिए भरी थी, जिसके लिए अगले रोज़ रात का पहर मुकर्रर हुआ था। तब तक फजल शाह ने उसे हनीफ खान की आंखों से छुपाए रखा था। यूं तो अगर वो हनीफ खान की आंखों के सामने भी मौजूद रहता तो इन्हें कोई फ़र्क न पड़ता, क्योंकि उसको सावन के अंधे की तरह हर तरफ ज़हरा बाई की हरियाली ही दिखाई दे रही थी, जो अपनी माँ के साथ फजल शाह की गाड़ी में सरे शाम ही उसके पास पहुँच गई थी। इनायत बाई को उसकी बेटी की रंगीन रातों की कीमत खिलाफ तवक्का ज़्यादा अदा की गई थी, और यह अमर इसके लिए मजीद बाइस इत्मीनान था कि इसकी बेटी हनीफ खान के पास ही पहुँचाई गई थी। फजल शाह ने उनके लिए अपनी हवेली का एक मुकम्मल हिस्सा मुख्तस कर दिया था, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम तय्युश के भी मुकम्मल सामान मौजूद थे। इनायत बाई तो एक कमरे में VCR पर फिल्मों से और उसकी बेटी दूसरे कमरे में हनीफ खान से दिल बहलाती रही, जो शराब और शबाब के नशे में इतना बहक गया था कि दिन और रात की तमीज़ भी इसके लिए ख़त्म होकर रह गई थी। फजल शाह ने उसके लिए बतौर ख़ास विलायती शराब की वो बोतल निकाली थी, जो वो आम हालात में कभी नहीं निकालता था, लेकिन ऐसी चंद बोतलें रियासत शाह ने हमेशा अपने पास महफूज रखी थी, ताकि शहर से इस तरफ दौरे पर आने वाले आला अफसरान को पेश कर सके। इस बात का शिद्दत से रियासत शाह को एहसास था कि नत्थू खान अब कभी उनकी हिमायत पर कमर बस्ता नहीं होगा। वो असूलों वाला बदमाश है। सारी ज़िंदगी उसने असूलों की भेंट चढ़ाई थी। रियासत शाह अंदाज़ा कर सकता था कि सरदारों ने नत्थू खान को उसकी हिमायत से अलग करने के लिए उस पर हर मुमकिन माशरती दबाव डाला था, लेकिन एक मरतबा रियासत शाह ने वादा कर लेने के बाद नत्थू खान के लिए अपनी ज़ुबान से फिर जाना मुमकिन नहीं था। रियासत शाह ने अपनी दानिस्त में नत्थू खान और उसके बेटे को बड़े मजबूत शिकंजे में जकड़ा था, लेकिन वो इस तलख हकीकत को नज़रअंदाज कर गया कि सरदारों के साथ आलमदाद जैसा शैतान भी मौजूद है, जो यूनियन कौंसिल की चेयरमैनशिप पर नजरें जमाए बैठा है। आलमदाद ने दिनों में तरक्की की थी। पुलिस का मामूली हवालदार आलमदाद उनके देखते ही देखते कितना आगे निकल गया था। सरहद पार इसकी अच्छी खासी साख बन गई थी। ये आलमदाद ही था जिसने इस इलाके में सबसे पहले बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग का चक्कर चलाया था। उसने 3-4 कामयाब चक्कर अपने बंदे के जरिए यूरोप के लगवा दिए थे, जिसके बाद से इसके पास इतना पैसा आ गया था जो उसका दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी था। लेकिन आलमदाद जैसे शातिर को इस बात का एहसास ज़रूर था कि ये पुराने पापी हैं, बल्कि सरदार अभी इस बिज़नेस में नए नए आए हैं। उसने स्मगलिंग से इतना रुपया कमा लिया था कि अब वो सियासत में आ जाता, और सियासत में आने के बाद कोई अहम पोस्ट हासिल करने के लिए उसके रास्ते में अगर कोई दीवार आ सकती थी तो वो रियासत शाह ही था। यही वजह थी कि आलमदाद का झुकाव शुरू ही से सरदारों की तरफ रहा।
पुलिस में 10-12 साल की नौकरी ने आलमदाद को वो दाव पेच सिखा दिए थे जो कभी रियासत शाह के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकते थे। अब भी उसने ऐसा ही दाव खेला था। इस खेल के मरकजी किरदार हनीफ खान और जहरा बाई के मोहरों को रियासत शाह बड़ी कामयाबी से चला रहा था जब उसने अचानक ही रियासत शाह को शर्अ मात दी थी। रियासत शाह जानता था कि आलमदाद ने नत्थू खान को पट्टी पढ़ा दी होगी कि फजल शाह ने इसके बेटे को सारी जिंदगी अपना मोहताज रखने के लिए इस चक्कर में डाला है। इस इलाके में दुश्मनी निभाने का बेहतरीन तरीका यही समझा जाता था कि ये लोग अपने दुश्मन को नशा लगा देते थे। रियासत शाह ने तो इसके बेटे को 2 नशे इकट्ठे लगा दिए थे। हनीफ खान उसकी वाहिद नरीना औलाद थी। नत्थू खान अपने बेटे के साथ होने वाली इस ज्यादती पर उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता था, जिसका इल्म भी उन्हें उस रात हो गया था जब इसके गांव ही से इसका एक खास हरकारा रात ढले फजल शाह के पास पहुंच गया। शाह जी बड़ा जुल्म हो गया। जे तेली ने छुटते ही कहा, क्या मुसीबत आ गई है? तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ढंग से बात तो कर। फजल शाह ने उसे करीबन डांटते हुए कहा, शाह जी नत्थू खान ने आज शाम ही अपनी बिरादरी की मीटिंग बुला ली है जिसमें उन्होंने इस इलेक्शन में आपकी हिमायत का फासला वापस ले लिया है। इसकी बरादरी वाले बहुत गुस्से में हैं। शायद सुबह वो लोग आपके पास आएंगे। वो हनीफ खान को फौरन ले जाना चाहते हैं। और हाँ, आलमदाद और सरदार मुरीद भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जे ने उसे सारी बात समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं जे, हम नत्थू के लिए सुबह होने ही नहीं देंगे। तुम अपने बंदों को तैयार रखना। ये कहकर उसने सरगोशी के अंदाज में उसे कुछ बातें समझाई। ऐसा ही होगा शाह जी, जे तेली ने उसकी गुफ्तगू के खात्मे पर कहा। देखना कहीं बेवकूफ़ी न कर लेना। जो मैंने समझाया है उस पर हरफ बहरफ अमल होना चाहिए। ये कहते हुए फजल शाह ने अपनी अलमारी खोली और नोटों का एक बंडल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जेजा तेली नोटों पर इस तरह लपका जैसे खारिश ज़दा कुत्ता छेछड़ों पर लपकता है। अपने दोनों साथियों को भी इसमें से हिस्सा दे देना और एक बात याद रखना कि तुम जो कुछ कर सकोगे या कहोगे उसकी कीमत वसूल कर चुके हो। इसके बाद अगर तुम्हारे बयान बदले या तुम सरदारों के किसी चक्कर में आए तो तुम्हारी दोनों बेटियां। नहीं शाह जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने तड़प कर फजल शाह की बात काटते हुए कहा, ठीक है तुम इस वक्त निकल जाओ, लेकिन जिस तरह तुम्हारे यहाँ आने की किसी को खबर नहीं हुई इसी तरह तुम्हारे यहाँ से वापस जाने का भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। शाबाश, अपने दोनों आदमियों को तैयार रखना, कहीं जाकर सो न जाना। याद रखना जे, अगर तुम सो गए तो फिर कभी नहीं जाग सकोगे। फजल शाह ने उसे दमे रुखसत आखिरी वार्निंग देते हुए कहा, शाह जी सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कोई बच्चा हूँ, ये तो नौकर हैं आपके। बस एक इल्तिजा है कि बाद में हमें आलमदाद से बचाए रखना। जे ने नोटों का बंडल अपनी तह बंद में मजबूती से गांठ देकर बांधते हुए कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, नत्थू खान के बाद हम तुम्हें आलमदाद के खतरे से भी हमेशा के लिए बेनियाज कर देंगे। फजल शाह ने दांत पीसते हुए कहा। नत्थू खान को एक लम्हे के लिए चैन नहीं आया था। नजर मोहम्मद ने हर मुमकिन कोशिश उसे ठंडा रखने के लिए कर ली थी, लेकिन वो इस वक्त शाहपुर जाने पर तुला हुआ था। नजर मोहम्मद अपनी बहनोई की तबीयत से वाकिफ था। वो जानता था कि नत्थू खान अगर इस हालत में शाहपुर चला गया तो इसके वापस आने के इम्कानात बाकी नहीं रहेंगे। नत्थू खान से कुछ बाद नहीं था कि फजल शाह और इसके भाई को मौत के घाट उतार देता। उन्होंने एक तरह से उसके बेटे को अगवा ही तो कर रखा था। नजर मोहम्मद ने उसका गुस्सा कदरे ठंडा करने के लिए ही बिरादरी की मीटिंग तलब की थी, जिसमें उसने मुस्तकबिल के खदशात को पेश नज़र रखकर सरदार मुरीद और आलमदाद को भी दावत दी थी, जो अपने इस कारनामे पर फूले नहीं समा रहे थे। नजर मोहम्मद जानता था कि इस मरहले पर उन लोगों को ज़रूर एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है। मुकामी तौर पर तो वो रियासत शाह की बदमाशी का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन सरकारी दरबार में उन्हें बहरहाल एक मददगार की ज़रूरत थी, जो सरदारों की शक्ल में ही उनके सामने मौजूद था, ताकि थाने कचहरी के मामलात को ढंग से निपटाया जा सके। नजर मोहम्मद को एहसास था कि एक मरतबा रियासत शाह की हिमायत का फैसला वापस लेने के बाद उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना होगा। रियासत शाह से किसी भी कमीनगी की तवक्का की जा सकती थी। नजर मोहम्मद की तरह नत्थू खान भी आज अपने फैसले पर पछताता रहा कि वो इस कंजर खाने में आया ही क्यों। इससे तो कहीं बेहतर था कि उसे सरहद पर ही किसी मुकाबले में गोली लग जाती। इस वक्त नत्थू खान मीटिंग से फारिग होकर अपनी हवेली में आकर लेट गया था। वो जानता था कि नजर मोहम्मद को ही इन लोगों की चक्करबाजियों का ज्यादा अदराक है, और वो इस मरहले पर, जबकि उसका अपना दिमाग तो शल हो चुका था, ज्यादा कारामद साबित हो सकता था। यही वजह थी कि उसने नजर मोहम्मद की तरफ से इस मजलिस में सरदार मुरीद और आलमदाद को बुलाकर उनका शुक्रिया अदा करने पर इसने खामोशी इख्तियार किए रखी थी।
तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।